हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए जीके के टॉप 25 महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज मैं आप लोग को आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो सवाल आज हम लोग देखेंगे, ये किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लिए, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ये बार-बार रिपीट हुए हैं। तो ये सवाल आप लोग के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जानना ये ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, ये जो आज हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन से हम लोग लगभग 70 के प्लस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हम लोग हर एक ऑप्शन से 1 या 2 क्वेश्चन बनाते चलेंगे। तो ये हम लोग लगभग 70 प्लस या 70 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को शेयर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है। और देखिए यहाँ पर एक तेलंगाना से क्वेश्चन बनता है जो हर पिछले एसएससी के एग्जाम में, पिछले साल के एसएससी के एग्जाम में पूछा है। तो तेलंगाना में एक रामप्पा मंदिर है। कौन मंदिर है? रामप्पा मंदिर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। रामप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में। ये आपको याद होना चाहिए। उड़ीसा से क्या एक क्वेश्चन बनता है? इसका एक क्वेश्चन है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। पूछ लेता है कि उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है। पूछता है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपको बताना है उड़ीसा में। ये क्यों क्वेश्चन पूछता है? क्योंकि ये भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है। कर्नाटक से क्वेश्चन बनता है। कर्नाटक से क्वेश्चन बनता है विरूपाक्ष मंदिर। पूछता है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में। कौन मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर। ये कर्नाटक में है। तो देखिए, तेलंगाना से रामप्पा मंदिर, उड़ीसा से भीतरकनिका नेशनल पार्क, कर्नाटक से विरूपाक्ष मंदिर। और क्या-क्या है कर्नाटक में? कर्नाटक में एक क्वेश्चन बनता है जोग फॉल्स, जो जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात। यहाँ से ये भी बनता है। और क्या बनता है? एक मैसूर पैलेस पूछता है। ये एसएससी का क्वेश्चन है, मैसूर पैलेस कहाँ है? तो मैसूर पैलेस भी कर्नाटक में है। तो इतना फैक्ट हुआ, कर्नाटक से विरूपाक्ष, जोग जलप्रपात और मैसूर पैलेस, ये सब कर्नाटक में है। और भीमबेटका तो मध्य प्रदेश में। तो ये आपका यहाँ से इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो को शूट करने में। आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन और ऑप्शन को देखते चलेंगे। तो आप लोग प्लीज हेल्प कीजिए। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? आपको बताना है लोथल जो एक स्थान है, किस सभ्यता का बंदरगाह था? कहाँ से सामान को निर्यात और आयात किया जाता था? ऑप्शन है सिंधु, मेसोपोटामिया, मिस्र और फारसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था, पोर्ट था, जहां से आयात निर्यात होता था। ठीक है, यहां से ये क्लियर हुआ। और एक एग्जाम में पूछता है कि सिंधु कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु शहरी सभ्यता थी। ये क्लियर हुआ? ये आपको क्लियर हुआ? और एक दो क्वेश्चन यहाँ से और बार बार रिपीट होते हैं कि पूछता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? बड़ा स्थल कौन था? तो ये आपका हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल था सिंधु सभ्यता का। और पूछ दे कि सबसे छोटा कौन था? छोटा स्थल कौन था? तो ये आपका नेसदी था। बड़ा था धौलावीरा, छोटा था नेसदी। और सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इसके साथ साथ इसने एक और विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला। विक्रमशिला को भी इसने नष्ट किया था। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार ने नष्ट किया था। एक देखिए यहाँ पर है अलाउद्दीन खिलजी। इससे क्वेश्चन बनते हैं। पूछता है कि इसका सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति था मलिक कफूर। मलिक कफूर था इसका सेनापति। मलिक कफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। और एक क्वेश्चन बनता है कि मलिक कफूर का एक अन्य नाम भी है, उसे हजारी दिनार कहते हैं। क्या बोलते हैं? हजारी हजारी दिनार। हजारी दिनार मलिक कफूर का नाम है।
क्वेश्चन बनता है कि हजारी दिनार किसका उपनाम है, तो आपको आंसर टिक करना है मलिक कफूर का हजारी दिनार उपनाम है। तो यहाँ से इतने फैक्ट क्लियर हुए। हम लोग हर एक ऑप्शन को क्लियर कर रहे हैं। और देखिए अगर आपको ये सारा क्वेश्चन आता है तो आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है महाभारत महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है बदायूनी, अबुल फजल, इब्न बतूता, बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बदायूनी। बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि देखिए महाभारत तो है एक, जब उसका फारसी अनुवाद हुआ तो उसका क्या नाम हुआ? महाभारत का फारसी अनुवाद जब हुआ तो उसका कुछ नाम रखा गया होगा, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था रज्न रज्मनामा। रज्मनामा इसका नाम था। क्लियर हुआ? महाभारत का फारसी अनुवाद में जो पुस्तक है उसको क्या बोलते हैं? रज्मनामा। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन बनता है जो बार बार रिपीट होते हैं, एक है पंचतंत्र। आप लोग सुने होंगे पंचतंत्र बुक, पंचतंत्र बुक। इसके राइटर है विष्णु शर्मा। विष्णु विष्णु शर्मा। पूछता है कि विष्णु शर्मा का फारसी अनुवाद किसने किया? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। कौन किए थे? अबुल अबुल फजल। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया। यहां से इतने पॉइंट क्लियर हुए। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम लोग के वीडियो पे जो हम लोग बनाते हैं कंटेंट, उस पर व्यू तो हो रहा है लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर ले, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु नानक। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने किया था। इन्हीं ने एक और काम किया था, इन्होंने सिखों को लड़ाकू बनाया था। सिखों को लड़ाकू जाति बनाया था। सिखों को लड़ाकू जाति बनाया था। किसने बनाया था? तो गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, एक इनके 10वें गुरु हैं, कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहां स्थापित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार जब आर्य समाज बनाए थे 1875 में, कहां स्थापित किए थे? आपको बताना। ऑप्शन है बंबई, लाहौर, नागपुर, अहमदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बंबई। मुंबई में इन्होंने 1875 में सर्वप्रथम पहली बार मुंबई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। और इन सब की वर्णन किस उनकी कौन बुक में है? उनकी एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने अपने सारे ज्ञान को वर्णित किए हैं। इस सब के बारे में जानकारी सत्यार्थ प्रकाश नामक उनकी एक बुक में मिलती है। ठीक है, और दयानंद सरस्वती से एक और क्वेश्चन बनता है, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किसे? दयानंद सरस्वती को। यहाँ से दयानंद सरस्वती के बारे में आपको 3 फैक्ट क्लियर हुए, 3 या 4 फैक्ट क्लियर है, तो ये सारे आपको याद करना है क्योंकि ये सारे रिपीट हुए क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 1992, 1923, 1921, 1922। तो आप लोग इसको ऑप्शन बताइए, ये कब हुआ था? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, इसकी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसे 1921 में स्थापित किया गया था। इसका गठन 1921 में हुआ था। पूछ लेगा किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर हुआ? और पूछता है क्वेश्चन कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेडरिक व्हाइट। कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। फ्रेडरिक व्हाइट। फ्रेडरिक व्हाइट इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, फ्रेडरिक व्हाइट। और पूछता है कि सेकंड अध्यक्ष कौन थे? सेकंड अध्यक्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले ये भारतीय थे, तो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनते। इनका नाम था विठल भाई पटेल। क्या नाम था? विठल
भाई पटेल, विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा का सेकंड अध्यक्ष थे। पहले तो फ्रेडरिक वाइट थे, लेकिन सेकंड विठल भाई पटेल थे। तो ये आपको याद होना चाहिए, विठल भाई पटेल वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा से भारतीय महासंघ की योजना लिया गया है, भारतीय संविधान में से सम्मिलित किया गया है। तो ये याद रहेगा आपको, भारतीय महासंघ की योजना कनाडा से लिया गया है। तो यहां जान लेते हैं कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, यूएसए से एक मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को यहां से लिया गया यूएसए से। और अन्य कौन है? एक राष्ट्रपति को लिया गया। राष्ट्रपति कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से। मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस को भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और भी अन्य लिए गए हैं, लेकिन ये थोड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप लोग को याद होना चाहिए। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से क्या लिया गया है? यहां से एकल नागरिकता लिया गया है। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। और संसदीय प्रणाली भी कहां से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से लिया गया है। यहां से इतने फैक्ट क्लियर हुए। तो चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन था? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? आपको बताना है कि वो कौन राष्ट्रपति थे, क्योंकि ऑपोजिशन में कोई खड़ा नहीं था, बस यही खड़े थे और जीत गए। इनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, एन संजीव रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये ऐसे राष्ट्रपति भारत के थे कि इनका कोई ऑपोजिशन खड़ा नहीं होता, ये स्वतंत्र एक ही खड़े हुए और जीत गए, इनका विरोध कोई नहीं किया। ये क्लियर हुआ। और नीलम संजीव रेड्डी कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये छठे राष्ट्रपति थे, भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। राजेंद्र प्रसाद तो पहले थे, ये आपको पता है। और ये एक क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद आपको तो पता है कि ये पहले राष्ट्रपति थे, ये सबको पता है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष। क्लियर हुआ। और देखिए, एस राधाकृष्णन कौन थे? ये पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उप राष्ट्रपति थे और पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक हुआ। क्या थे? पहले उप राष्ट्रपति और पहले शिक्षा मंत्री। यहां से इतना क्लियर हुआ। और एक है देखिए लास्ट में शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति थे। भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। और यहां से इनकी एक क्वेश्चन बनता है इन पर कि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का क्या नाम है? शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इनका समाधि स्थल का नाम है कर्म भूमि। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इनका कर्म भूमि। तो देखिए, समाधि स्थल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक वीडियो आप लोग को सेपरेट बनाया गया है। अगर आप लोग को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो जाकर वीडियो को देख ले और सारा कंसेप्ट वहां से क्लियर कर ले। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य कौन नहीं है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका। तो देखिए, जर्मनी इसका सदस्य नहीं है। तो देखिए, जान लेते हैं कौन कौन सदस्य देश हैं तो उनके बारे में। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 अस्थाई और 10 अस्थाई हैं। 5 अस्थाई, 10 अस्थाई है। जो 10 अस्थाई देश हैं, उनका कार्यकाल 2 साल का होता है। उनका कार्यकाल 2 साल का होता है। ठीक है, 2 साल में बदलते रहते हैं। लेकिन जो स्थायी सदस्य 5 है, ये कभी बदलते नहीं, अस्थाई हैं, स्थायी हैं। और उनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन स्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा? एक तो आपका पहला हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका हो गया। एक आपका हो जाएगा रूस, रूस अमेरिका हो गया, रूस अमेरिका। चीन हो जाएगा, चाइना भी आपका है। ब्रिटेन भी है, ब्रिटेन हो गया। और आपका एक हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आप लोग सारे इस फैक्ट को नोट करते चले, क्योंकि ये सारे एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट।
लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है क्वेश्चन कि लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? नंबर पूछता है एग्जाम में कि लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो आपको बताना है कि टोटल 36 द्वीप हैं। इसमें टोटल 36 द्वीप हैं। कहां पर? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह में। ठीक है, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो ये राजधानी इसका कवारती है। ठीक है, और ये लक्षद्वीप जो है जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से सबसे छोटा यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही है। तो लक्षद्वीप सबसे छोटा यूनियन टेरेटरी है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि नागा, गारो, खासी पहाड़ियां कहाँ स्थित है। पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में या हिमालय पर्वतमाला में। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वांचल पर्वतमाला में। पूर्वांचल पर्वतमाला में नागा, गारो, खासी पहाड़ियां स्थित है। अन्य भी और पहाड़ियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। एक आपको पता होगा जयंतिया, जयंतिया की पहाड़ियां भी इसी पूर्वांचल पर्वतमाला में है। ठीक है, और कौन है? पटकाई, एक पटकाई पहाड़ी भी पूर्वांचल पर्वतमाला में है। एक है लुसाई। इतनी सारी पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वतमाला की भाग हैं। ठीक है, और भी हैं लेकिन इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में और कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक है राता पानी, राता पानी, राता पानी वन जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और कौन कौन है? एक है कान्हा भी है, कान्हा। एक है सतपुड़ा, और मतलब कि आपको पंचमढ़ी, रातापानी, कान्हा, सतपुड़ा और बांधव, इतने सारे मध्य प्रदेश के काफी इंपॉर्टेंट हैं जो बनते हैं एग्जाम में, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश से एक बार बार पूछे जाने वाला कौन है? नामदफा। कौन है? नामदफा अभ्यारण्य। नामदफा, नामदफा अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन है? पीन घाटी नेशनल पार्क। पीन पीन घाटी नेशनल पार्क, पीन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों, हम लोग हर एक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट कवर करने की कोशिश करें कि आप लोग इस छोटे से वीडियो में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, आप लोग भी हम लोग को मदद करें, हेल्प करें, एक सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। समझ में आया दोस्तों? तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो देखिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराने श्याम, एक श्याम प्रदेश का क्या नाम है? आपको बताना है इनमें से जो भी देश है उनका पुराना नाम क्या है। मतलब पुराना नाम पहले उनका श्याम था, अब नया नाम। इन सारे देशों में से बताना है कि किसका पुराना नाम श्याम था। ऑप्शन है म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, कम्बोडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था। ठीक है, थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? श्याम था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कुग्रेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कुग्रेर नेशनल पार्क। देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ कब पूछा गया था? 2006 में पूछा गया था एसएससी में, कि कुग्रेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सऊदी अरब, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में ये कुग्रेर नेशनल पार्क स्थित है। और आप इसके बारे में क्या जान लेंगे? तो ये विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। कुग्रे नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है सैमुअल कोहेन, नरिंदर कपानी, पर्सी एल स्पेंसर, फ्रैंकलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा नरिंदर कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया। ठीक है, देखिए यहां से जब आविष्कार की बात है तो हम लोग कुछ अन्य जान लेते हैं। एक है देखिए गूगल। गूगल गूगल से क्वेश्चन बनता है कि इसकी
खोज कब की गई, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसका देखिए 1998 में हुआ। और किसने किया? गूगल की खोज, गूगल की स्थापना 1998 में हुई। और किसने किया? तो देखिए इसका एक थे लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। सर्गेई ब्रिन ने दोनों ने मिलकर, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने दोनों ने मिलकर गूगल को 1998 में बनाया। एक बनता है क्वेश्चन, ट्विटर। ट्विटर की खोज किसने की? तो देखिए ट्विटर की खोज जैक डॉर्सी ने इसे ट्विटर को बनाया, जैक डॉर्सी। और कब बनाया? तो इसको 2006 में बनाया। जैक डॉर्सी ने ट्विटर को 2006 में बनाया। गूगल को 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने। ऑप्टिकल फाइबर नरेंद्र कपानी। यहां से इतने पॉइंट क्लियर हुए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये ऐसा टाइप भी क्वेश्चन आपको पता है बनता है। लैन का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है लैंड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है रैम, रैम भी बहुत बार रिपीट होता है, तो इसका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का हो जाएगा। इस बार जो हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम खत्म हुआ है, इसमें एक आया था क्वेश्चन, कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म पूछा था। कोबोल का फुल फॉर्म पूछा था इस बार। तो आप लोग बताइए कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या हो। हाल ही में जो एनटीपीसी चला, दो क्या बोलते हैं, 6-7 महीने पहले खत्म हुआ है, उसमें पूछा है कोबोल का फुल फॉर्म। तो इसका हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, याद कीजिए क्या होगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म है, जो कि एनटीपीसी में इस बार का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट आप बताइए कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? ऑप्शन है 6.023 इंटू 10 के पावर 23, 6.023 इंटू 10 के पावर 22, 6.023 इंटू 10 के पावर 24, 6.023 इंटू 10 के पावर 25। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको तो याद होगा, बहुत बारी रिपीट हुआ है सवाल। तो ये क्या हो जाएगा? 6.23 इंटू 10 के पावर 23। ये इसका एवोगाड्रो संख्या होता है। नेक्स्ट, अरुंधति राय किस पुस्तक के रचयिता है? आपको बताना इस चारों में से अरुंधति रॉय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन है द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, हाफ अ लाइफ, राइजिंग सन, गाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के लेखक अरुंधति रॉय हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, ऑप्शन को भी देख लेते हैं। हाफ ए लाइफ किसने लिखा है? तो इसको लिखे हैं VS नायपॉल। VS नायपॉल, ये काफी फेमस राइटर है VS नायपॉल और अरुंधति रॉय। इनकी बुक हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझे? तो आप लोग इन सारे राइटर जो फेमस राइटर हैं, उनके सारे बुक आपको याद होना चाहिए। आप लोग कहीं से उसको पढ़ते चलिए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। देखिए राइजिंग सन को किसने लिखा है? तो राइजिंग सन को माइकल क्रिस्टन। कौन लिखे हैं? माइकल क्रिस्टन ने राइजिंग सन लिखा। और गाइड जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाइड कौन लिखे हैं? RK नारायण। RK नारायण को कौन नहीं जानता है? RK नारायण की बुक हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो द गाइड कौन लिखे हैं? RK नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1869, 1980, 1905, 1914। तो इसका आंसर हो जाएगा 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो बताइए कि पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर किसको जोड़ता है, मतलब कौन कौन महासागर को जोड़ता है? तो देखिए पनामा नहर क्या है? पनामा नहर एक क्या है? एक पोत नहर है, मतलब नहर पोत नहर मतलब इंग्लिश में बोले तो ये एक शिप कनाल है। ठीक है, ये एक शिप कनाल है। देखिए ये किसको जोड़ता है? तो देखिए अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये एक पोत नहर है, यानी शिप कनाल है पनामा नहर। और इसकी स्थापना, इसका निर्माण 1914 में हुआ था। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है?
प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च, 10 दिसंबर। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हम बोल रहे हैं, 1 मई को तो आपको पता है मजदूर दिवस होता है। 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। बचा 15 मार्च, तो 15 मार्च को ही उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस चैनल पर हम लोग एसएससी का जो भी प्रीवियस पेपर है उसको करा रहे हैं, ग्रुप डी का साइंस करा रहे हैं, और भी सारे प्लेलिस्ट में टॉपिक चल रहे हैं, तो आप लोग उसको देखकर स्टैटिक का भी पोर्शन कवर कराया जा रहा है, हर एक टॉपिक को कवर कराया जा रहा है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में उन सारी वीडियो को देखिए, नॉलेज गेन कीजिए, आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? आपको बताना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। ऑप्शन है 1947, 1950, 1952, 1955। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको याद कीजिए, क्या हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ। नेक्स्ट, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? किसका राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, भूटान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राष्ट्रीय पशु गाय है। ठीक है, भूटान की राष्ट्रीय पशु क्या है? भूटानी टकीन। क्या है? भूटानी टकीन। भूटानी टकीन इनकी राष्ट्रीय पशु है भूटान की। भारत को तो पता है, भारत का क्या हो जाएगा? बाघ। इंडोनेशिया का कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया का हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आपको बताना है कि राज्य शब्द है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। ऑप्शन है अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, प्लूटो। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। मैकियावेली ने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और देखिए मैकियावेली की एक प्रसिद्ध बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो देखिए इनकी एक पुस्तक है द प्रिंस। द प्रिंस इनकी पुस्तक है मैकियावेली की, इसी में इन्होंने राज्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया? मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष इसका गठन हुआ? ऑप्शन है 1970, 1995, 1985, 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसमें कितने सदस्य हैं? तो 164 देश इसमें सदस्य के रूप में हैं। क्लियर हुआ? इतना सारा पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखिए आज का क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त हुआ। तो आप सभी को शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया कि आप लोग इस क्लास को अंत तक देखें। और जो भी लोग इस क्लास को अंत तक देखे हैं उनको तो कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को, स्टडी पॉइंट 11 को, ऐसे ही प्यार और भरोसा इस चैनल पर बनाए रखें और हमें मोटिवेट करते रहें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और आपको पता है कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका एक मोटिवेशन हमें मोटिवेट करेगा और हमारे कंटेंट में और इंप्रूव होगा और सुधार होगा, और इससे आपकी पढ़ाई पर असर करेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए और मोटिवेट रहिए। ठीक है, चलिए बाय।